अच्छा जी, कल हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम, ये जो लास्ट एरिया मैंने आपको बताया था कि ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर तक। तो आज इसके ज़रा थोड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, कि न्यूमेरिकल के अंदर इस तरह के कौन से होते हैं। तो न्यूमेरिकल कराने से पहले एक मैं आप लोगों को और एरिया के बारे में बताऊँगा कि कॉस्ट सेंटर जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, और कॉस्ट सेंटर के अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं? एरिया और लोकेशन वेयर कॉस्ट इनकर्ड। ऐसा कोई भी एरिया और लोकेशन जहाँ पे कॉस्ट लग रही हो वो हमारे पास आए थे कहाँ पे? कॉस्ट सेंटर के अंदर। उसके कॉस्ट सेंटर के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आया था प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, प्रोडक्शन सेंटर, और दूसरा हमारे पास आया था सर्विसेज सेंटर। अब प्रोडक्शन सेंटर का मतलब आप लोगों को पता है कि प्रोडक्शन मतलब कि जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आए थे जी? उसके अंदर हमारे पास आए थे असेंबलिंग, फिर हमारे पास आए थे फिनिशिंग, पेंटिंग और मशीनरी डिपार्टमेंट आया था, फिर पैकेजिंग वगैरह तमाम आए थे प्रोडक्शन के अंदर। सर्विस सेंटर की बात करें तो जो सर्विस दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कैंटीन हो गए, फिर हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, फिर हमारे पास रिपेयर हो गया, फिर हमारे पास डिस्पैच का आ गया, उसके बाद हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट। ये तमाम वो होते हैं जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, ये हो गए। अब अगली बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है यार? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि एक मिनट ज़रा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन से होते हैं? वो सेंटर जिनकी कुछ जिम्मेदारियां वगैरह होती हैं, जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं कि एरिया और लोकेशन वेयर सेंटर वेयर मैनेजर ऑफ द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेंटर। जहाँ पे मतलब मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा परफॉर्मेंस के लिए, तो वो हमारे पास होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब ये जी 4 तरीके के होते हैं, ठीक है, इसके अंदर 4 तरीके के सेंटर मतलब सेंटर होते हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से मैनेजर आ सकते हैं? एक तो आ सकता है कॉस्ट सेंटर मैनेजर, कॉस्ट सेंटर मैनेजर के बाद आ सकते हैं रेवेन्यू सेंटर मैनेजर, रेवेन्यू सेंटर मैनेजर के बाद आ सकता है प्रॉफिट सेंटर मैनेजर, और एंड में हमारे पास आ सकता है इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट सेंटर मैनेजर का काम किसके लिए होता है? वो कॉस्ट वगैरह को देखता है। रेवेन्यू सेंटर मैनेजर जो होता है वो सेल्स वगैरह को देखता है। प्रॉफिट सेंटर मैनेजर जो होता है वो किसको देखता है? कॉस्ट प्लस सेल्स को। और जो इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है ये देखता है प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। कॉस्ट सेंटर मैनेजर देखता है कॉस्ट को, रेवेन्यू सेंटर मैनेजर देखता है सेल्स को, प्रॉफिट सेंटर मैनेजर देखता है कॉस्ट प्लस सेल्स को, और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर देखता है प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट को। ये हो गया जी, ये पार्ट हमारा कवर हो गया। अब मैं ज़रा आप लोगों को लेके आता हूँ न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर जो पार्ट बनता है वो आता है हाई लो मेथड। क्योंकि ये MA1 का पेपर है, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा कोई मतलब कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, इट्स क्वाइट ईजी, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज़। तो उसके अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर हाई लो मेथड क्यों यूज़ होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यार हाई लो मेथड इसलिए यूज़ होता है फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग। अगर आपने फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी हो कि कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, कितनी फिक्स कॉस्ट लगेगी, क्या हिसाब किताब बनेगा, तो आप इजीली इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो एक्टिविटी, फिर डिवाइड करा देंगे उसको किससे? हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी लेवल, ठीक है। इधर आ गया क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ इसमें हम लोगों ने मालूम करनी है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है? सबसे ऊपर आती है टोटल कॉस्ट, माइनस करा रहे थे उसमें से क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और आंसर हमारे पास आ रहा था किसका? फिक्स कॉस्ट का। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट वो करनी है और एक फिक्स कॉस्ट। ये फॉर्मूले आपके सामने, कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो एक्टिविटी, डिवाइड कराएंगे हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी लेवल। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर रखेंगे टोटल कॉस्ट, माइनस करा देंगे उसमें से क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा फिक्स कॉस्ट का। अब इसके अंदर हम लोग कैसे करेंगे, ज़रा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं ज़रा देख लेता हूँ कि किस तरीके से करेंगे।
अच्छा जी, क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन ज़रा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैंने रखे हैं यूनिट्स 1000, 2000, 3000। उसके बाद कॉस्ट रखी है मैंने कितनी, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इसमें मालूम करनी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सी है, कॉस्ट के अंदर 2.5 लाख, और सबसे कम अमाउंट कौन सी है, 1.5 लाख। और इधर यूनिट सबसे ज़्यादा 3000 हैं और सबसे कम यूनिट जो हैं वो 1000 हैं। तो यानी कि ये हमारे पास 2.5 लाख हो गए कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी, 1.5 लाख हो गई कॉस्ट एट लो एक्टिविटी, और 3000 हमारा हो गया हाई एक्टिविटी लेवल, और 1000 हो गया लो एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मूले के अंदर रखूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, तो क्या बनेगा, 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख, और डिवाइड करा देंगे हाई एक्टिविटी माइनस लो एक्टिविटी, यानी कि 3000 माइनस करा देंगे उसमें से 1000, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर में आप लोग इजीली रखेंगे तो उसका आंसर आएगा 50 पर यूनिट, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, 50 पर यूनिट। आप लोग इसको इजीली वो कर सकते हैं कि 50 पर यूनिट इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये अभी हम लोगों ने निकाली है क्या, वेरिएबल कॉस्ट 50 पर यूनिट आ गया। अब निकालनी है हमने फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे ऊपर रखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, सबसे ज़्यादा 2.5 लाख रख दिया। अब उसके बाद निकालनी है, हम माइनस कराएंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी जी, कि 2.5 लाख था टोटल कॉस्ट, इसके यूनिट्स कितने थे पीछे, 3000 को मल्टीप्लाई कराया किसके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ 50 से। तो 2.5 लाख में से अगर मैं माइनस कराऊंगा ये 1.5 लाख, तो हमारे पास आंसर फाइनल आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी। अब ये फिक्स कॉस्ट का मेथड था, तो फिक्स कॉस्ट इस तरीके से निकलेगी, सही है। इस तरीके से निकाल के और हम लोग इसको बता देंगे कि ये इस तरीके से वीडियो ये टोटल हुआ है। इसके अंदर टोटल कॉस्ट रखी 2.5 लाख सबसे ज़्यादा वाली, फिर सबसे ज़्यादा वाले यूनिट्स को मल्टीप्लाई कराया, इसका जो रेट निकाला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, और जब माइनस कराया तो आ गया हमारे पास 1 लाख इसका आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं और जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो है उसको ईजिली निकाल सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो लास्ट हमारे पास एरिया होता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर के अंदर, वो हमारे पास 2 चीज़ें छोटी छोटी रह गई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं। कॉस्ट यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जिनके ऊपर कॉस्ट हमारी इनकर्ड हो रही हो। फॉर एग्जांपल सर्विस और प्रोडक्ट ऑन विच कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। सर्विस और प्रोडक्ट ऑन विच कॉस्ट इनकर्ड, ऐसे सर्विस और प्रोडक्ट जिनके ऊपर कॉस्ट लग रही हो वो हमारे पास होते हैं कॉस्ट यूनिट। अब उसके अंदर कौन सी सर्विसेज होती हैं, कुछ सिंपल सर्विसेज भी हो सकती हैं और कुछ हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्विस भी हो सकती हैं। सिंपल सर्विसेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कार मैन्युफैक्चर के लिए क्या चीज़ होती है, सिंपल सर्विस कार बनाना। शू मैन्युफैक्चर के लिए क्या होते हैं, शू बनाना, ठीक है। और इसी तरीके से पेंटर के लिए होता है पेंटिंग करना, और डिफरेंट टाइप्स के आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आ जाती है कॉम्प्लिकेटेड सर्विस। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्विस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्विस के अंदर आ सकती है जी लॉजिस्टिक। मुझे अभी भी याद है मेरे फाइनल पेपर के अंदर भी उन्होंने इस जो एरिया था इससे रिलेटेड पूछा था कि इसकी ये किसके इक्वल होता है। तो इसके अंदर हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी आ सकती हैं, रेलवेज़ और ऑडिट फर्म्स वगैरह। अब लॉजिस्टिक जो होती है आप लोगों को पता है कि ये एक ट्रेडिंग के लिए होती है, मतलब बड़ी बड़ी बल्क क्वांटिटी का मटेरियल फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो ये चीज़ यूज़ होती है। इसकी जो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट होता है वो होता है कॉस्ट पर 10 माइल, ठीक है। लॉजिस्टिक का होता है कॉस्ट पर 10 माइल। हॉस्पिटल का होता है हमारे पास कॉस्ट पर पेशेंट डे। होटल्स के लिए होता है हमारे पास कॉस्ट पर गेस्ट डे। उसके बाद हमारे पास रेलवे यूनिवर्सिटी के लिए होता है हमारे पास कॉस्ट पर स्टूडेंट आर। उसके बाद रेलवे के लिए होता है हमारे पास कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, और ऑडिट फर्म के लिए कॉस्ट पर क्लाइंट आर कर दें आप लोग, ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है पीरियड कॉस्ट, जिसको हम लोग अभी पहले बात करके आते हैं कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट विच रिलेट टू अ स्पेसिफिक पीरियड, जो कि स्पेसिफिक पीरियड से रिलेट करे, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड से रिलेट करेगी तो वो हो जाएगी कौन सी, पीरियड कॉस्ट। और प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो प्रोडक्शन से रिलेट करे, कॉस्ट विच रिलेट टू प्रोडक्शन, तो ये क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट,
अब इसके एग्जांपल की बात करें, पीरियड कॉस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था एडमिन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट जितनी भी हैं, R&D ये तमाम आती हैं किसमें अंदर, पीरियड कॉस्ट में। और प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे पास आती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये थी जी चैप्टर 1 जिसका मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर था। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस एरिया के अंदर मसला आ रहा है, मतलब मैनेजमेंट तो जैसे बात है, अगर किसी को आ रहा है तो MA1 के अंदर टॉपिक, तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिस टाइम मैं फ्री हुआ। तो ये थी हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह ये भी फर्स्ट चैप्टर है, तो एक के बाद एक आप लोगों के पास चैप्टर जो है वो आप लोगों के पास आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, खुदा हाफिज़।